में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालराम। 2 दिनों की कमजोरी के बाद और नए वायरस की चिंता को दूर करके बाजार ने आज रिकवरी की कोशिश की है। हालांकि बाजार की रिकवरी पर कहीं न कहीं आईटी शेयरों ने थोड़ा सा ब्रेक लगा के जरूर रखा हुआ है, क्योंकि जो बड़े शेयर हैं टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। 1 से 1.5% के आसपास की नरमी है, लेकिन निफ्टी सेंचुरी लगाकर 23,700 के ऊपर है और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 350 अंकों के आसपास का उछाल है। हालांकि दिन के हाई से थोड़े से नीचे बाजार जरूर आए हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का मूड आज है बेहतर। करीब 2000 शेयर मजबूत है और करीब 650 शेयर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इंडिया विक्स करीब 7% नीचे है, 14.5 के आसपास है और बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहा है। आज एनर्जी, ऑयल एंड गैस, इंश्योरेंस और बैंकिंग शेयरों से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या 23,700 के आसपास आपको तेजी का ट्रेड लेना है, नया सौदा करना है या नहीं करना है। इसके अलावा आपको शेयरों में मौके कहां पर मिलेंगे, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। तमाम एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे और उनसे हम एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से आपकी कमाई की तैयारी करवाएंगे। लेकिन क्लोजिंग कॉल में अगले 1 घंटे में क्या खास है, उसकी एक बार झलक आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले बड़ी बातें देख लेते हैं कि आज बाजार की मेजर जो हाइलाइट्स हैं वो क्या है। निफ्टी 100 अंक चढ़कर 23,700 के ऊपर कारोबार कर रहा है। अच्छी शुरुआत के बाद हमने देखा कि गेंस को बनाए रखने में निफ्टी कामयाब है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर जरूर हम देख रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो 12 के 12 शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। 350 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में है। एनर्जी शेयरों में मजबूती है। ओएनजीसी पर रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं। क्रूड का एक फैक्टर है, क्रूड में उबाल है। $76 के आसपास के भाव है। शेयर 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। फार्मा में भी हम देख रहे हैं कि आज बाइंग अच्छी आ रही है, चाहे ज़ायडस लाइफ हो या फिर बायोकॉन हो। ये शेयर चल रहे हैं। बायोकॉन तो 7% ऊपर है। जापान में एक अहम मंजूरी मिली है कंपनी की एक दवा को, इनके सब्सिडरी कंपनी को, और जेफरीज की तरफ से अपग्रेड भी आया शेयर को लेकर, तो ये शेयर दौड़ रहा है। निफ्टी एफएनओ का आज ये टॉप गेनर है। इसके अलावा केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। फैक्ट में 6% के आसपास की तेजी है। और इसके अलावा कुछ बड़े शेयरों की बात करें, यूपीएल, चंबल, ये भी शेयर आज अच्छे से दमखम लगा के दौड़ रहे हैं। एक झलक आपको दिखा देते हैं कि इस शो में हम करने क्या वाले हैं। थोड़ी देर में हम क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर आएंगे। 2:35 पर 2:40 पर होगा ऑप्शंस का चैंपियन। मार्केट एट 3 बजे होगा। इसके अलावा 3:15 पर बीडीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड्स होंगे और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच होगा, यानी कि कल कहां पर फोकस होगा उसकी भी हम आगे शो में चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन निफ्टी पर एक बार जरा व्यू लेते हैं और ये समझते हैं कि वायदा के आंकड़े क्या सजेस्ट कर रहे हैं। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, जो तेजी थी थोड़ी सी कम तो ऊपरी स्तरों से जरूर हुई है, बट फिर भी 100 अंकों के आसपास की मजबूती है। 23,700 के ऊपर निफ्टी है। निफ्टी बैंक में 350 अंकों के आसपास की तेजी है। कहीं ना कहीं एचपीएमवी के जो टेंशन थी बाजार ने उसको दरकिनार किया है। कोई नेगेटिव बुरी खबरें आई नहीं है और बाजार आज 2 दिनों की गिरावट के बाद रिकवरी वाले मूड में दिख रहा है। कितनी सस्टेनेबल आपको आज की तेजी दिख रही है? ये देखिए, सिर्फ एक रिलीफ भरी है, क्योंकि कल जो डैमेज हुआ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डैमेज था। सुबह आपने हमसे क्वेश्चन पूछा कि क्या कल जो हुआ वो ओवर रिएक्शन था। हमने बोला कि 100% ओवर रिएक्शन था। अगर ओवर रिएक्शन नहीं होता तो आज आप रिकवरी ही नहीं देखते, भले 100 पॉइंट की क्यों ना रिकवरी है। तो रिकवरी आती थोड़ी ना, अगर आ भी जाती तो टिकती नहीं, अगर ये ओवर रिएक्शन नहीं होता तो। कल का तो ये बात तो तय हो गई है कि कल का ओवर रिएक्शन था मार्केट के अंदर। दूसरी मेजर प्रॉब्लम फॉलो अप बाइंग की है। मार्केट इस चीज़ से जूझता ही नहीं है कि उसको प्रॉब्लम है। मार्केट की प्रॉब्लम सिर्फ फॉलो अप बाइंग से है। एक चीज़ घटनाक्रम होने के बाद वो वापस आती नहीं है उसके पास से, और वो दिक्कत आ रही है उसको बार बार फॉलो अप बाइंग में। ये फॉलो अप बाइंग का मतलब क्या होता है? फॉलो अप बाइंग का मतलब ये है कि एक लेवल को अचीव करने के बाद जो बैक टू बैक बाइंग आपको चाहिए होती है वो एब्सेंट है, वो काफ़ी हद तक एब्सेंट है। मैं एक बार जरा अपनी स्क्रीन से एक चार्ट आपको दिखाता हूँ। अगर आप चेक करेंगे तो निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। यानी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह की कैंडल्स बनी और वापस मार्केट रिकवरी कर रहा है। इससे पहले भी निफ्टी और निफ्टी बैंक के अंदर जब भी फॉल आया तो अपने 200 दिनों के एवरेज से ठीक होने की कोशिश करता रहा। 1 मिनट के लिए जरा स्क्रीन पे चार्ट लेके, इससे पहले ये देखिए यहाँ पर भी उसी लाइन पे है और ये नवंबर का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ये करीब दिसंबर का, फिर जैन में, आप सभी जगह पे देखें। इसको प्रॉब्लम कहाँ है? फॉलो अप बाइंग से। सपोर्ट अच्छा है, पुल बैक आता है, फॉलो अप बाइंग नहीं आती। ये फॉलो अप बाइंग कहाँ से? देखिए ऐसे शेड हो जाती, ख़त्म हो जाती है ये, उसके बाद बाइंग ही नहीं आती इसके पास में। तो प्रॉब्लम थोड़ी एक ये क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, फिर ये भी तो क्वेश्चन उठेगा ना, फॉलो बाइंग कहाँ चली जाती है? देखिए, फॉलो बाइंग के लिए स्ट्रॉन्ग हैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। देश में या मार्केट में स्ट्रॉन्ग हैंड सिर्फ 2 ही हैं। मैं ऐसा नहीं रिटेल की बुराई कर रहा हूँ,
बट स्ट्रॉन्ग हैंड जो हैं, पहला है एफ आईज, दूसरा है डी आईज। डी आईज ऑलरेडी 50% लॉन्ग लेके बैठे हैं। ये उनका नेचर है कि 50% तक ही वो लॉन्ग रखते हैं। 1-2% ऊपर नीचे का स्विंग छोड़ दें तो छोड़ दें। अगर आप पिछले 1-1.5 साल का बैक टेस्टिंग डाटा करेंगे तो आपको एफ आईज की होल्डिंग कभी भी 50-55% से ज़्यादा नहीं दिखेगी। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिर कहाँ से प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम शुरू होती है एफ आईज की होल्डिंग से। एफ आईज नहीं है सिस्टम में, एफ आईज नहीं है, इसलिए आप सपोर्ट तो ले लेते हो डी आईज का पैसे से, लेकिन स्ट्रांग हॉट मनी जिसको कहते हैं कि एकदम से सब तोड़ फोड़ के आगे भाग जाएगा, एंकर्स बेचारा पीछे करते रहेंगे, ग्राफिक्स वाला ग्राफिक्स नहीं छाप पाएगा, पीसीआर विंडो मैच नहीं कर पाएगा, गेस्ट भी बोले तो क्या बोले, जैसा बोल रहा है 100 पॉइंट मार्केट और दौड़ रहा है, वो फील आपको नहीं आ रहा। वजह एफ आईज की कमी है। जिस दिन ये एफ आईज मार्केट के अंदर वापस लौट आएगा, जो लक्षण अभी मैंने आपको बताया है मार्केट के, ये वापस आते हुए दिखेंगे आपको। लेकिन जब तक एफ आईज नहीं है, ये सहानुभूति तो मैं आपके साथ रख सकता हूँ कि मार्केट बहुत डैमेज में नहीं आएगा, बहुत कंट्रोल करके रखेगा अपने आप को, लेकिन ये कहने में मेरे को बिल्कुल भी कोताही और बिल्कुल हर्ज नहीं है कि बाजार को एकदम से रेलम पेल ऊपर बनाने चलाए रखने के लिए आपको एफ आईज के मनी की बहुत बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए मैं रोज़ आपको एफ आईज का नंबर बताता हूँ, रोज़ आपको एफ आईज के ऑप्शंस का डाटा दिखाता हूँ, रोज़ आपको होल्डिंग्स बताता हूँ, रोज़ पुट कॉल रेशियो बताता हूँ। ये रोज़ जो वाइटल्स हैं, मेन वाइटल्स हैं, ये रोज़ आपको मैं चेक करके बताता हूँ और इंडिया विक्स पे दिखाता हूँ। मार्केट में फियर कम होना अलग बात है, मार्केट में उत्साह होना अलग बात है। आज फियर कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मार्केट में उत्साह आ गया है, वो एब्सेंट है। तो मार्केट का उत्साह नहीं है आज। अगर उत्साह होता तो काम बन जाता। दूसरी एक प्रॉब्लम, ये आईटी और बैंक ने ना जाने क्या लगा रखा है। किस दिन आईटी टूटता है, किस दिन बैंक चलता है, किस दिन बैंक चलता है, किस दिन आईटी टूटता है। तो ये वेटेज की जो प्रॉब्लम है ना, मार्केट को बहुत डिस्टर्ब करती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये। और ये रोज़ ट्रेडर से जूझता है, स्विंग ट्रेडर से रोज़ जूझता है। अब आप देखो आज का दिन भर में, आज बैंक्स ने अपने आप को सिर्फ होल्ड कर रखा है, आईटी ने प्रेशर बना रखा है, और आईटी के प्रेशर की वजह से आज आप चाह कर भी 23,800 के बिल्कुल मुआयने पर पहुंचे, लेकिन वहाँ से फिसल रहे। आज आपको पता आज का हाई कितना है? 23,795, सिर्फ 5 पॉइंट से 23,800 छूटा है। आज सुबह हमने आपको यही बात रखी थी कि 23,800 ले आओ, डर भगाओ। ना डर भाग रहा है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, वेट एंड वॉच करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि 1 से 2 दिन अभी और लगेगा कंसोलिडेशन का। देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। और एक और चीज़ मैं बस आपसे बोलूँगा, कुछ लोग कहते हैं हाल के हाथ से काम करो, मैं कहता हूँ हाथ को हल्का मत करो, हाथ को बिल्कुल टाइट करके रखो और ऐसे बांध के रखो। आपका हाथ अगर ज़बरदस्ती आपके टर्मिनल पे जा रहा है ना, बटन दबवा रहा है आपसे, उस हाथ को बांध लो रस्सी धागे जिससे भी आपको भागना है, बांधना। अपने हाथ से पकड़ के बैठना है, हाथ से पकड़ के बैठो। आप सौदे पंच मत करो, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करो। ये एक मुश्किल घड़ी है। कई बार ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ना हो जाए, कई बार ऐसा लगता है हम ट्रैप ना हो जाए। तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट और ट्रैपिंग में से कम एक चीज़ की फील गुड आपको ना आने लगे, तब तक काम नहीं करना। हमारा बोलना अलग है, आपका सुनना अलग है। गेस्ट का बोलना अलग है, आपका सुनना अलग है। आपका कन्विक्शन खुद भी जागना चाहिए। आपको जमता है तो आना, आपको नहीं जमता, गेस्ट भले कुछ भी बोल दे, बोले जी मैं ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेके आया हूँ उसके बाद बोल रहा हूँ, तब भी मत लेना, हमारे बोलने से भी मत लेना। आपका अपना कन्विक्शन जगना बहुत ज़रूरी है। अपना कन्विक्शन कैसे जगेगा? आप खुद से ज़रा मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, देखिए, समझिए, थोड़ा सा समय लगाइए, फिर आपको खुद से पता लगेगा। मैं ज़्यादा डीप में जाऊंगा नहीं क्योंकि मेहमान जुड़ चुके हैं और काफ़ी देर से मेरी वेट भी कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हैं, रुचित जैन है, राजेश पालविया हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए समय निकाला। अच्छा लगता है आप सबसे बातचीत करके, आपके इंटेलिजेंस का फ़ायदा हमको मिलता है। अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस हैं तीनों मेहमान, लेकिन तीनों के तीनों का कॉमन ऑब्जेक्टिव यही है ताकि आप तक एक अच्छी इंटेलिजेंस और एक साफ़ सुथरी मार्केट की कमेंट्री पहुँचा दी जाए। रुचित भाई, इस बार मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। मैं ज़रा मार्केट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर एक बार आपका टेक चाहिए। आपको कौन से लेवल्स चाहिए जिससे आपको लगेगा कि हाँ बाज़ार नाउ बैक टू ऑन ट्रैक है, ये पुल बैक का है? क्या आपको 23,800 चाहिए निफ्टी का और 50,500 चाहिए बैंक निफ्टी का, या फिर इससे कहीं और ज़्यादा चाहिए? जी, वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। डिम्पी जी, अगर देखें तो जो रीसेंट करेक्शन पिछले 3 साढ़े 3 महीने से मार्केट में चल रहा है, उसका मेन रीजन रहा है एफआईएस के आंकड़े जो लगातार सेलिंग साइड ही रहे। कैश सेगमेंट में सेलिंग और साथ में इंडेक्स फ्यूचर्स में साथ में शॉर्ट पोजीशंस बनाना, ये कॉम्बिनेशन हमेशा ही प्राइस वाइज करेक्टिव फेज लेके आता है। तो नो, मैं वेट कर रहा हूँ कि सिर्फ आंकड़े ही नहीं, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल ही नहीं, बट जब इनके ये फिगर्स जब चेंज होने स्टार्ट हो गए,
कि जब साइंस मिले कि जो शॉर्ट पोजीशंस है लगभग 18% के आसपास, आई थिंक अभी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, यानी 82% पोजीशन शॉर्ट साइड पे है, तो वो जब कवर होती है 82 का 75 आता है, 70 आता है, 65 आता है, ये सब वो ट्रेंड शॉर्ट कवरिंग का जब स्टार्ट होगा तो मार्केट में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, शॉर्ट करने वाले अब नई शॉर्ट्स नहीं बना रहे, एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स कवर कर रहे, तो मार्केट यहाँ से अप मूव के लिए रेडी हो गया है। लेवल्स वाइज 20 डे में 23,950 के आसपास है अभी, तो वो एक इमीडिएट हर्डल है, रेजिस्टेंस है मार्केट्स के लिए। और नीचे सपोर्ट 23,600 के आसपास है, 23,600, 23,500 जो रिसेंट स्विंग लोस थे। सो हमें लग रहा है कि काफी सारे इवेंट्स आगे, आप भी जानते हैं, चाहे नो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की शुरुआत अभी होगी, आगे रिजल्ट सीजन के बाद बजट सेशन है, तो मार्केट को कुछ ना कुछ ट्रिगर चाहिए रहेगा ये एफआईएस की शॉर्ट पोजीशंस की कवर करने के लिए। सो अगर इनमें से कुछ भी ट्रिगर पॉजिटिव रहते हैं मार्केट्स के लिए और ये आंकड़े चेंज होते हैं एफआईएस की शॉर्ट के फिगर, तो मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ से बॉटम आउट होके या एटलीस्ट एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल आगे चल के बन सकता है। ठीक है, इंडेक्स पर व्यू हो गया और निश्चित तौर पर बाजार को जो अगले ट्रिगर का काम करेंगे वो है Q3 के नतीजे। शुरुआत हो गई, छोटी मोटी कंपनी नतीजे आने शुरू हो गए हैं, लेकिन बिग बैंग जो कहेंगे शुरुआत होगी वो होगी 9 तारीख से। बाजार बंद होने के बाद आईटी जायंट टीसीएस के नतीजे आएंगे और उससे क्योंकि आईटी सेक्टर का जो निफ्टी में वेटेज है वो 17% का है, तो काफ़ी हद तक चीज़ें साफ हो जाएंगी कि किस तरह के नतीजे आगे आने वाले बाकी कंपनीज के आएंगे। तो इंडेक्स का व्यू आपको मिल गया, सीधे सीधे चलते हैं स्टॉक्स पे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। राजेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं आज के लिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो स्टॉक जो पहला पसंद आ रहा है वो इंश्योरेंस क्षेत्र से, और उसमें एसबीआई लाइफ यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। एसबीआई लाइफ में देखें तो स्टॉक में एक करेक्शन के बाद लोअर साइड पे एक स्टॉक ने समय बिताया, कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अब यहाँ पे डेली चार्ट पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल पूरे सेक्टर में ही देखें तो बाइंग इंटरेस्ट बना है आज। हमें लगता है एसबीआई लाइफ यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। 1520 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 1455 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है हेल्थ केयर सेक्टर से, और उसमें हमें लगता है फोर्टिस हेल्थ केयर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, एक सस्टेन अपट्रेंड स्टॉक में बना हुआ है, और हमें लगता है कि फोर्टिस हेल्थ केयर में पोटेंशियल है यहाँ से वापस से न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में मूव होने की। 760 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। तो फोर्टिस पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड का स्टॉप लॉस होगा 720। तीसरा स्टॉक डिफेंस क्षेत्र से, और उसमें बीडीएल यहाँ पे बाय करने की सलाह है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे होते हुए दिखा है। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है टुवर्ड्स बजट थोड़ा यहाँ पे डिफेंस क्षेत्र में एक बाइंग इंटरेस्ट भी हमने देखा है, लोअर साइड पे बनते हुए दिखा है। तो ये सेक्टर में हमें लगता है कि ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। बीडीएल के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 1230 तक के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे 1155 का। ठीक है, राजेश जी के 3 शेयर हो गए और तीनों के तीनों बाय साइड के। और अच्छी चीज़ ये है कि जो 3 बजिंग सेक्टर हैं आज के, वहीं से ये कॉल निकल के आ रही है। डिफेंस में तेजी देख रहे हैं, भारत डायनेमिक्स के लिए 1230 का टारगेट, 1155 के स्टॉप लॉस। इंश्योरेंस में चौतरफा खरीदारी है, 1526 का टारगेट, 1455 का स्टॉप लॉस एसबीआई के लिए हो गया। एसबीआई लाइफ के लिए 1520 का टारगेट, माफ कीजिएगा, और फोर्टिस हेल्थ के लिए 760 का टारगेट, 720 का स्टॉप लॉस। ये 3 शेयर हो गए खरीदारी की साइड के। लक्ष्मीकांत जी नमस्कार, आप बताइए आपके शेयर्स कौन से होंगे सर, क्या अभी खरीदने ही वाले हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा गुड आफ्टरनून। जी, जैसा कि अभी मार्केट के बारे में डिस्कशन चल रहा था कि अभी भी जो निफ्टी है वो अपने 200 डीएमए के नीचे सस्टेन कर रहा है, और जब तक निफ्टी 23,900 के लेवल्स को रिक्लेम नहीं करता है तब तक एक टेंटेटिवनेस बना रहेगा मार्केट में। तो जो हमारा अप्रोच रहेगा वो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट रिकमेंडेशन का रहेगा। सबसे पहले लॉन्ग कॉल के बारे में बात करना चाहूंगा। जो लॉन्ग रिकमेंडेशन है वो है जेके सीमेंट में। यहाँ पर मुझे 2 दिनों के डिक्लाइन के बाद एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है जेके सीमेंट में, और अभी 3 से 4 दिनों पहले यहाँ पे एक अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिला था, और अपसाइड के ब्रेकआउट भी देखने को मिले थे। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको 4800 करंट लेवल्स पे अगर हम बाय करते हैं तो हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम हम देख सकते हैं आने वाले समय में। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 5100 का, और जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है वो रखना है 4650 का। दूसरा मेरा रहेगा सेल का रिकमेंडेशन, मदरसन सोमी। यहाँ पर हमें
करंट लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक अब कई दिनों से अपने बेरिश क्रॉस ओवर जो कि हमें 200 और 50 डीएमए के अंतर्गत देखने को मिला है, उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और करेक्शन बढ़ सकता है आने वाले समय में, और हमें डीपर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं मदरसन सुमी में। तो अराउंड इसको 155 के आसपास हमें शॉर्ट करके चलना है। हमें स्टॉप लॉस रखना है 159 का, और जो डाउन साइड के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 144 के। ठीक है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। और संवर्धन मदरसन 200 रुपए का शेयर हुआ करता था, गिरते गिरते 150 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं और गिरेगा 140 रुपए के लिए आपको शॉर्ट करना है, 144 के लिए स्टॉप लॉस 159 रुपए का लगा के चलना है। और दूसरा जो लॉन्ग की रणनीति है यानी कि खरीदारी की रणनीति है, जेके सीमेंट में 5100 रुपए के टारगेट के लिए 4650 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन लेनी है। रुचि जी के पास जाएंगे, लेकिन एक खबर आ गई है आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर मतदान होंगे। अभी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। 5 फरवरी को मतदान होगा सभी की सभी 70 सीटों पर। बाकी भी जो अपडेट्स आएंगे वो आपके सामने हम जरूर रखेंगे। लेकिन रुचि जी, आप बता दीजिए, आप क्या खरीद या क्या बेच रहे हैं बाजार में आज? जो दोनों खरीदारी की सलाह है मेरे यहाँ से, सबसे पहला पिक रहेगा नारायण हृदयालय में। इनफैक्ट ये पूरे ही सेक्टर में हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखा। नारायण हृदयालय पिछले 2-3 महीने में जब मार्केट एक करेक्टिव फेज में रहा है, तो उस करेक्टिव फेज में भी ये स्टॉक ने एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा है, क्योंकि कोई प्राइस वाइज करेक्शन नहीं रहा है। और टाइम वाइज करेक्शन के बाद में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये स्टॉक में आया है। तो करंट लेवल्स पे ये स्टॉक खरीदारी करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे 1300 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 1460 के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। और मेरी दूसरी पिक रहेगी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। सो इंश्योरेंस स्पेस में एक अच्छे सपोर्ट लेवल से कुछ कुछ स्टॉक्स में आज एक पुल बैक मूव है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में वीकली चार्ट पे पिछले हफ्ते एक ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न बना था, और अब ये फॉलो अप मूव हम ये वीक में नो पॉजिटिव साइड पे देख रहे हैं। और ओवरसोल्ड भी था, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी एक प्राइस वाइज अच्छे करेक्टिव फेज के थ्रू जा चुका था। सो हमें लग रहा है कि पुल बैक मूव के लिए तैयार है। यहाँ पे आरएसआई में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1820 के स्टॉक नीचे स्टॉप लॉस से खरीदारी करे 1980-2000 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया। देखिए सेलेक्टिव रही है, मैं फिर से बोलूँगा आपको, बहुत ज़्यादा माल भरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खाली करने की भी ज़रूरत नहीं है। ना तो डरो ना ही एक्साइटमेंट रखो अपने पास, थोड़ा सा न्यूट्रल रहो और थोड़ा शांत रहो। मार्केट के अंदर ज़रूरी है कि हर दिन सौदे मिलेंगे ही, हर दिन सौदे करने ही हैं। ट्रेड नहीं लोगे तो एक दिन कहीं कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। थोड़ा सा शांति से पकड़ो। हाँ, हमारा काम है आपके सामने बेहतर ट्रेड रखना, हम तो रखते जाएंगे, लेकिन आप चुनाव अपने हिसाब से ज़रूर करना। ओशो कृष्णा ने एक ऑप्शंस का सौदा भी आपके सामने भी रखेंगे, एंजल वन से है, ले गई आज का ऑप्शंस का चैंपियन। ओशो जी नमस्ते, बताइए सर कौन सा ऑप्शंस चुना है आपने आज? वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। जी देखिए, आज अगर मोमेंटम देखें तो फार्मा स्पेस में एंड हेल्थ केयर स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो अपोलो हॉस्पिटल मेरा प्रेफरेंस रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल में 7500 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। 160 के आसपास के भाव पे नियर अबाउट 125 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एंड शॉर्ट टर्म में नियरली 225 से 230 तक के टारगेट हमें अपोलो हॉस्पिटल में देखने को मिल सकते हैं। ये ट्रेड सेटअप में जो मैक्सिमम एक्सपोजर है रिस्क का, वो नियर अबाउट 4400 के आसपास है। एंड अगर टारगेट अचीव होता है तो नियरली 8100 तक के प्रॉफिट्स हमें इस ट्रेड सेटअप से बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। आप ये कह रहे हैं कि एक बार 7500 स्ट्राइक की कॉल अपोलो हॉस्पिटल्स की प्लस करनी है। एक्सरसाइज प्राइस काफ़ी बड़ा है, 160 रुपये, इसलिए वॉल्यूम कम होना चाहिए। 125 का एसएल लगेगा, 225 का टारगेट है, 230 भी है, 5 रुपये का डिफरेंस है। राउंड फिगर 225 ही समझ के चलो। 8000 4000 का लॉट साइज कैलकुलेशन है प्रॉफिट लॉस की, आप वो देख सकते हैं। ओशो जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर आज आधे % तक की तेज़ी है। आज थोड़े लैब वाले काउंटर्स में तो प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, लेकिन हॉस्पिटल्स वाले शेयर्स के अंदर नहीं हुई। अपोलो हॉस्पिटल पे नज़र रख सकते हैं आप। डन, आगे बढ़ें। अब एक और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहन मेहता। रोहन जी के बारे में एक बात बता दूं, बहुत ही अच्छे से इंटेलिजेंटली डाटा को फ्लोट करते हैं, किसी तरह के
प्रेशर में आते नहीं, जो चीज़ सही है सो सही है, जो चीज़ गलत है सो गलत है, उसमें बिलीव करते हैं बोलने में। एक और चीज़ जिनके बारे में मेरे को अच्छी लगती है जब ये बात रखते हैं, ये एग्जाम्पल के साथ कोट करते हैं आपको, ताकि और अच्छे से समझ में आ पाए। रोहन भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। हमने साल की शुरुआत की थी, हमें नहीं पता था कि HMPV वायरस का डंक 1 मिनट के लिए मार्केट को लगेगा, फिर उसमें FIs का तड़का तो ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको पता ही है। लेकिन फिर भी जो हुआ सो हुआ। लेकिन अभी 2 इंपॉर्टेंट जंक्शंस पर हैं, फर्स्ट इज़ अर्निंग एंड सेकंड इज़ बजट। मार्केट बजट से ठीक पहले यहीं पे रहेगा या यहाँ से बहुत अच्छे से सुधर जाएगा? गुड आफ्टरनून। तो अभी के डेटा के हिसाब से, लास्ट क्वार्टर के डेटा के हिसाब से देखें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट में कुछ भी बहुत बढ़ोतरी या नीचे जाने की गुंजाइश है। हाँ, ये कोई वायरस का कुछ नया आता है तो वो अपने कंट्रोल में नहीं है, पर नंबर के हिसाब से तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। ये क्वार्टर क्या जाता है, तो जितने भी मैनेजमेंट के साथ बात कर रहे तो बोल रहे कि ये क्वार्टर अच्छा पिकअप है, और ये क्वार्टर जो करंट क्वार्टर जनवरी से चालू हुआ उसमें भी अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग के नंबर्स अच्छे आएंगे, स्पेसिफिकली नंबर ऑन बैंकिंग, BFSI, IT और सर्विसेज, ये और प्लस फार्मा, ये 4 में हमारी रुचि ज्यादा है। पर ओवरऑल निफ्टी के सेगमेंट से बात करें, ओवरऑल मार्केट से बात करें, तो हमको लग रहा है कि यही रेंज पे होगा, 2-3% अप एंड डाउन। पर स्टॉक स्पेसिफिक और मैं दिम्पी जी एक खास बात बताना चाहता हूँ, इन्वेस्टर्स सबको ऐसा लगता है कि बुल मार्केट सबसे बेस्ट होता है। बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द मार्केट्स, बिकॉज यहाँ पे ही आपको टर्न अराउंड स्टोरीज मिलती है जब मार्केट 10% से ज्यादा करेक्ट होता है। तो टेक दिस धीरे धीरे, जैसी जैसी कंपनी अच्छी नंबर्स पे आती है वो पुल आउट करके, और जब भी बुल मार्केट होगा तो ये जो स्टॉक्स है उसको सबसे ज्यादा रिवैल्यूएशन हो जाएगा। तो वेरी पॉजिटिव, बट नॉट ऑन द इंडेक्स साइड बट ऑन द स्टॉक साइड। ओके ठीक है, थोड़ा स्टॉक साइड आप थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा। अलग अलग स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा भी करेंगे, आपको मिलते जाएंगे। रोहन अपनी इंटेलिजेंस से भी वो बात रखेंगे। रोहन, एक जानकारी हम आपके सामने रखना चाहते हैं, इनफैक्ट सभी के सामने, वो ONGC के शेयर्स के रिगार्डिंग। आज ज़ोरदार तेज़ी है इसमें, आप बता रहे हैं क्यों तेज़ी है, इसकी वजह क्या है? वरुण दुबे मेरे सहयोगी हैं। वरुण, ज़रा बताना आज ONGC के अंदर तेज़ी क्यों है? देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स है ONGC में तेज़ी के लिए। एक तो कच्चा तेल अब लगातार वहाँ पे तेज़ी देखने मिल रही है, $76-77 के आसपास पहुँच चुका है, तो वो एक रीज़न है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो CLSA की एक रिपोर्ट आई है, और बहुत तगड़ी रिपोर्ट है, जहाँ पे इन्होंने ONGC को अपग्रेड कर दिया है। आउट परफॉर्मर से अब हाई कन्विक्शन ओवर वेट लिस्ट में जो है वो इस काउंटर को इन्होंने शामिल किया है, और लक्ष्य देखिए इसको बढ़ा दिया है, 330 से बढ़ा के 360 का किया है। यानी कि अपसाइड अगर आप देखेंगे तो करीब 40-42% कल की क्लोजिंग से इतनी अपसाइड CLSA देख रहा है। अब CLSA का सबसे पहले तो कहना है कि इस कंपनी के वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी अच्छे है, और अपने पीयर्स के मुकाबले अगर आप देखेंगे एवरेज वैल्यूएशन में, तो ये कंपनी काफ़ी सस्ती ट्रेड कर रही है, ये इनको सबसे पहले लगता है। इसके अलावा काफ़ी सारे वॉल्यूम के ट्रिगर्स है, रियलाइजेशन ट्रिगर्स है, जो कि 2025 में इस कंपनी के लिए प्ले आउट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये इनका कहना है। ये कह रहे हैं कि जो ऑफशोर फील्ड्स है, वो खासकर जो ईस्टर्न ऑफशोर फील्ड्स है, वहाँ पे एक अच्छा रैंप अप देखने मिलेगा, पीक प्रोडक्शन पहुँच सकता है, और वहाँ से डोमेस्टिक ऑयल और गैस का आउटपुट जो है वो बढ़ने का पूरा अनुमान ये लगा रहे हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अगर विंडफॉल गेन टैक्स यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाता है तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो भी आपको ONGC पे देखने मिलेगा। ONGC जो है करीब $75 प्रति बैरल के आसपास जब कच्चा तेल रहता है, तो यहाँ पे रियलाइजेशन जो है वो अच्छे रहते हैं, और यहाँ से रिकवर अगर कच्चा तेल करता है तो इसके लिए रियलाइजेशन जो है वो और सुधरते हैं, तो ये भी एक इम्पैक्ट है। इसके अलावा EPS का अनुमान जो है वो भी इन्होंने बढ़ा दिया है। इन्होंने अपने EPS का अनुमान 2025 से 2027 तक के लिए करीब 2 से 8% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो कर दी है। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि देखिए फंडामेंटल अच्छे हैं, वैल्यूएशन अच्छे हैं, लेकिन साथ साथ एक बात और याद रखिएगा कि ये कंपनी लगातार डिविडेंड देती है, और डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे तो करीब 6% के आसपास की डिविडेंड यील्ड जो है वो इस कंपनी के निकल के आती है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स है जिसके से आप ONGC में तेज़ी देख रहे हैं। आज तो CLSA ने अपग्रेड किया है, कुछ दिनों पहले जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, और 375 के आसपास का टारगेट जो है वो ये भी दे रहे हैं। तो CLSA की तगड़ी रिपोर्ट, कच्चे तेल में थोड़ा बहुत रिबाउंड जो है वो इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रहा है। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है, सारी चीज़ें आपने सही बताई हैं, और मोटा मोटी इसका बेनिफिट भी मिला। एक चीज़ मैं आपको चार्ट के ज़रिए भी दिखा देता हूँ, आपको भी देख के अच्छा लगेगा। देखो रिपोर्ट कैसे बनती है मेरे को नहीं मालूम,
बट रिपोर्ट के अंदर चार्ट का फैक्टर भी रहता है। कहते हैं ना हर चीज़ प्राइस से तो जुड़ी हुई है, चाहे वो रिपोर्ट है, चाहे वो न्यूज़ है, चाहे व्हाटएवर है, जो भी है वो प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट होती जाएगी। 1 मिनट के लिए दिखाओ ओएनजीसी। ओएनजीसी एक डाउन चैनल के अंदर फंसा हुआ चार्ट था, ये मैंने डेली बेसिस पे बनाया, यानी कि हर दिन की एक कैंडल है। आप देखो कि कब से नॉन स्टॉप टूट रहा है ये। इसका हाई बना था 13 अगस्त 2024 के आसपास। अगस्त से लेके आज हमने 24 ही ख़त्म कर दिया पूरा, यानी कि 4-5 महीने तक ये नॉन स्टॉप टूटता गया, लेकिन अब धीरे धीरे करके रिवर्सल आ रहा है। टिपिकली एक ब्रेकआउट भी है, सीएलएससी की रिपोर्ट भी है। तो एक काम करते हैं, रुचित जैन से ज़रा पता कर लेते हैं। रुचित भाई एक बार देखिएगा, ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन है, ऊपर से रिपोर्ट आ गई, आज मंदे मार्केट में भी 4% ऊपर है। ज़रा देख के बताइए ओएनजीसी बजट या बजट के बाद भी रखा जा सकता है ना? यस, क्योंकि प्राइस वाइज देखिए तो ऑलरेडी एक करेक्टिव फेज आ चुका है। अगस्त महीने में ये स्टॉक लगभग 340 के आसपास का हाई बनाया था। 340 से 240 230 के आसपास एक करेक्टिव फेज ऑलरेडी स्टॉक जा चुका है। और थोड़े पॉजिटिव डाइवर्जेंस अब ये लोअर लेवल्स पे दिख रहे हैं जहाँ पे प्राइस नया लो बना रहा है बट आरएसआई हायर लो बना रहा है। और स्पेसिफिकली रिसेंट जो पुल बैक मूव रहा है, काफी समय बाद ये डाउन ट्रेंड में पुल बैक मूव में अच्छे वॉल्यूम्स है। तो जब भी अप मूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स की शुरुआत हो जाती है तो वो स्टॉक में कोई भी छोटे-मोटे डिप्स आते हैं तो वहाँ पे बाइंग फिर से आने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो अगर किन्होंने पोजीशंस ली हुई है तो डेफिनिटली ये ट्रेंड को राइड करना चाहिए और पोजीशंस अभी भी होल्ड करनी चाहिए, और कुछ छोटे-मोटे डिप्स अगर मिलते हैं तो वो डिक्लाइंस पे फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। छोटा मोटा डिक्लाइन मिले तब भी आप इसमें बाय कर सकते हैं। बाय की रिकमेंडेशन आपको मिल गई, रिपोर्ट्स आपके सामने थी, वरुण ने सारे पॉइंट्स आपको नोटिस करवा दिए, चार्ट मैंने दिखा दिया, सर ने कन्विक्शन बता दिया। अब आपको ओएनजीसी में पता लग गया होगा करना क्या है। शांत है, 100 अंकों के आसपास की जो तेजी है उसको मेंटेन कर रहा है, और निफ्टी की जो तेजी है 350 अंकों के आसपास की है। पिछले आधे घंटे में कोई खास एक्शन हमने बाजार में नहीं देखा है। जो गेनर्स हैं, जो लूजर्स हैं। स्टॉक्स में भी कोई परिवर्तन नहीं है, कोई ऐसे चर्निंग नहीं हो रही है बहुत तेजी से। लेकिन चलिए 3 बज गए हैं, ये समझ लेते हैं कि बाजार में आज खबरों के दम पर या फिर अपडेट्स के दम पर कहां पर एक्शन दिखा है। मार्केट एट 3 लेकर हमारे सहयोगी गौरव जॉब लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव बताइए आज कहां पर दिखा खबरों का एक्शन? तो आज अगर हम एक्शन की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनसीसी के साथ। यहाँ पे इस कंपनी को बेंगलुरु रेल की तरफ से एक नया ऑर्डर मिला है। इसके चलते हुए 8 सबस्टेशन जो है वो बांधेगी एनसीसी, और इसी की जो वैल्यू है वो 501 करोड़ की होने वाली है। इसके बाद हमने देखा एनसीसी में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। इसके अलावा बात करते हैं जाइडस लाइफ की। यहाँ पे 2 न्यूज़ फ्लोज है। सबसे पहले अगर बात करें तो एक होली ओन सब्सिडरी है जाइडस लाइफ की, जिसको यूएस एफडीए की तरफ से एक्सेप्टेंस भी मिला और प्रायोरिटी रिव्यू भी मिला उसके नए ड्रग के लिए, जिसका नाम है CUTX 101। अब इस ड्रग की अगर बात करें तो ये एक फर्स्ट यूएस एफडीए अप्रूव्ड ड्रग हो सकता है मेनकेन डिसीज को ट्रीट करने के लिए, और इसके चलते ये एक न्यूज़ फ्लो है। इसके अलावा कंपनी ने जो है एग्रीमेंट साइन किया है CVS केयरमार्क के साथ। इसके चलते हुए जो उनका यूएस पोर्टफोलियो है वो स्ट्रेंथन करेगा कंपनी, और इसके चलते हुए यहाँ पे भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। इसके अलावा एल्केन लैब्स पे भी आज नज़र बनी रही थी, क्योंकि कंपनी के ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी के हिसाब से कंपनी जो है मध्य प्रदेश में सिचुएटेड अपने जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो सेल करने वाली है रूबिकॉन रिसर्च को, और इसकी वैल्यू जो है वो 149 करोड़ होने वाली है। ये जो पूरा डील है वो कंक्लूड हो सकता है जून 2025 तक। इसके अलावा अशोका बिल्डकॉन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही NHAI की तरफ से एक नया प्रोजेक्ट मिला है जिसकी वैल्यू जो है वो 1391 करोड़ रुपीज़ की होने वाली है। और आखिर में बात करते हैं तीथागर रेल की। यहाँ पे भी एक तेज़ी देखने को मिली थी स्टॉक में, और उसका मेन रीज़न ये है कि बेंगलुरु में ड्राइवरलेस मेट्रो रेल का जो ट्रेन सेट है वो कंपनी ने डिलीवर किया है, और उसके बाद एक अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में भी देखने को मिली थी। तो खबरों के दम पे आज के दिन में इन सब स्टॉक्स पे एक अच्छा एक्शन देखने को मिला। आगे भी जाके इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफी जरूरी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका सारे के सारे अपडेट्स बताने के लिए, और ये भी बताने के लिए कि कहां पर एक्शन बना है आज न्यूज़ के दम पर। एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। अच्छा, आज हम देख रहे हैं कि जो एक्सचेंज चलाने वाली जो कंपनीज के शेयर है ना, वहां पर अच्छा एक्शन बना है और डे हाई पर जाकर ट्रेड कर रहे हैं। BSE करीब 7% ऊपर है, 5,500 रुपए के आसपास का भाव है। MCX की बात करें तो MCX में भी अच्छी बाइंग है, 4% के आसपास की तेजी है, और ये शेयर निकल गया है 6,000 रुपए के ऊपर। नीलेश जी जरा चेक करके बताइए, दोनों में से अगर एक ट्रेड लेना हो और फर्दर अप मूव आपको कहां पर दिख रहा है बेहतर? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। बिल्कुल देखिए, इनफैक्ट दोनों ही काउंटर टेक्निकली काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। काफी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है MCX इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे
ये जो रिबाउंड है वो एक काफी अच्छे सपोर्ट के आसपास से आता हुआ नजर आ रहा है। तो पुल बैक ट्रेड यहाँ पे प्ले किया जा सकता है। 6300-6400 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 5800 के स्टॉप लॉस से एमसीएक्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ये एक पर्टिकुलर काउंटर है, एक सेक्युलर अप ट्रेंड में रहा है लगातार। यहाँ पे हमने एक आउट परफॉर्मेंस देखा है इस पर्टिकुलर काउंटर में। यहाँ से एक नए रिकॉर्ड हाई की तैयारी यहाँ पे होती नजर आ रही है। तो यहाँ पे बीएसई को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 5800 से 6000 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। हालांकि आज 7% के आसपास का उछाल है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। डिप पर खरीदारी करके चल सकते हैं बीएसई को। 5150 के स्टॉप लॉस से 5800 और 6000 तक की पोजिशनल अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 5800 से लेकर 6000 तक के मूव बीएसई के शेयर में देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जी एंटरटेनमेंट के शेयर में भी 3-4% के आसपास की तेजी है। हालांकि अगर आप भाव की बात करें तो वही भाव तो 130 रुपए के आसपास के होने चाहिए। 127 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। राजेश जी, कंपनी को लेकर या फिर इनके प्रमोटर को लेकर, सुभाष चंद्रा फैमिली को लेकर जो नेगेटिव न्यूज आती है बाजार, उस पर हम देखते हैं कि शेयर में पॉजिटिव रिएक्शन देता है। जी एंटरटेनमेंट हालांकि एक रेंज में फंसा हुआ ये स्टॉक है, क्या इसमें कोई ट्रेड बनता हुआ आपको दिख रहा है? कौन से लेवल के ऊपर जाएगा तो आपका कन्विक्शन आएगा इसमें? तो देखिए अभिषेक जी, लेवल तो काफ़ी दूर है। 140 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं हो, यहाँ पे कन्विक्शन तो नहीं है। स्टॉक में ज़रूर लोअर साइड से एक पुल बैक बना है। स्टॉक में हमें लगता है जब तक ये 120-22 रुपए के ऊपर, 120-122 के ऊपर बना हुआ है, स्टॉक में अटेम्प्ट होंगे पुल बैक के, और पुल बैक में ये हो सकता है 135-140 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इसके अभी भी वीक ही है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी ने बाय किया हुआ है तो 122 के स्टॉप लॉस फॉलो करें, 135-140 के टारगेट के लिए। ठीक है, 140 रुपए तक के टारगेट के लिए आप चाहें तो इसमें बाई कर सकते हैं। रोहन जी, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बजट नज़दीक आ रहा है, अब मुश्किल से 20 सेशन से भी कम का समय रह गया है बजट पेश होने में, और जो भी बजट के बेनिफिशियरी स्टॉक्स होते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैपिटल गुड्स हो, फर्टिलाइजर स्टॉक्स हों, वहाँ पर धीरे धीरे मूव्स आते हुए हम देख रहे हैं। वो विजिबल हो रहे हैं बाजार में, वो पॉकेट्स हॉट, वहाँ पर हमने हॉटनेस थोड़ी देखी है। क्या ये समय है कि अब धीरे धीरे करके बाइंग शुरू कर दें, या फिर बाजार का मूड थोड़ा और बेहतर होने दें, तब उस पर कन्विक्शन आएगा आपका? जो भी स्पेंडिंग होगी वो तो बजट के दिन पे ही पता चलेगा। और हमारा मानना है कि वो पहले से लेके लॉस या कोई दिक्कत में रहे, उससे अच्छा है कि थोड़ा महंगा बजट के दिन पे ले, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग थीम ये होने वाली है कि अगर स्पेंडिंग अच्छा है और वही कंपनी ने नंबर्स भी बहुत अच्छे दिए और ग्रोथ भी दिखाया, तो वो मल्टी बैगर 1-2 साल के लिए बन सकता है। तो हमारी नजर वहां पे ज्यादा है। पर जस्ट बिकॉज बजट आ रहा है तो मैं कोई थीम बाय करूं, आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट आइडिया फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, डन। और वैसे भी धीरे धीरे करके बजट को अगर आप देखें तो नॉन इवेंट बन रहा है। अब हर साल कम से कम 4 या 5 बार जीएसटी काउंसिल की बैठक हो जाती है। क्वार्टरली नंबर्स आ जाते हैं कंपनीज़ के। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ की करती रहती है। रेलवे बजट मर्ज हो चुका है। जल्दी जल्दी जीएसटी, इसके नंबर्स बदलते नहीं, जीडीपी की फोरकास्टिंग वगैरह। खुद आरबीआई की बैठक हो जाती है हर एक क्वार्टर के अंदर। तो मेरे को ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, बट पहले क्या इसी प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता था कि बजट पे ही सारी मेजर अनाउंसमेंट्स किए जाए। लेकिन अभी साल भर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इससे क्या है कि एक मंथ, एक इवेंट की इम्पोर्टेंस कम हो गई है। ऑल्दो वैसे आपको पता ही है कि बजट वाले दिन मार्केट खुला रहेगा। ये सैटरडे को हो रहा है, तो बजट वाले दिन बाज़ार खुला रहेगा। और ये है आपका 1 तारीख को, तो सैटरडे है उस दिन। 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है, और नेक्स्ट सैटरडे 8 तारीख को दिल्ली के चुनाव आ जाएंगे। तो बजट में दिल्ली के इलेक्शंस का कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये इम्पैक्ट इलेक्शंस प्रूफ रहने जा रहा है। पहला पॉइंट तो ये भी नोटिस करने जैसा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब कुछ और स्टॉक्स या फिर और मार्केट का मोमेंटम देख लेते हैं। राजेश सर, निफ्टी को लॉन्ग करके जा सकते हैं क्या, या कोई ऑप्शंस का ट्रेड, या बैंक निफ्टी को लॉन्ग या उसको कोई ऑप्शंस का ट्रेड?
तो डिम्पी जी देखिए, अभी भी कन्विक्शन तो नहीं है कैरी करने का। तो हमें लगता है कि मार्केट में अभी भी वॉलेटिलिटी बनी है और ग्लोबल क्यूज के चलते मार्केट में गैप अप गैप डाउन के चांसेस ज़्यादा है। तो हम अवॉइड करेंगे अभी एट दिस जंक्चर। जो भी ट्रेड इनिशिएट करना है वो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं, बट निफ्टी में हमें लगता है अभी थोड़ा रुकना चाहिए। तो इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर किसी तरह का अभी कोई ट्रेड लेंगे नहीं। कन्विक्शन हाई है नहीं, हाई कन्विक्शन से ही ऑप्शंस में पैसा बनता है, वो भी नहीं है, वो तो एब्सेंट है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बजट नज़दीक है तो बजट से जुड़ी हुई खबरें काफ़ी हद तक सिस्टम में फ्लोट कर रही हैं। आप भी सुनिएगा, हमारे रिपोर्टर के पास एक अहम खबर है, प्रकाश प्रियदर्शी के पास। खबर यह है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जो आईजीएल एमजीएल जैसी कंपनी है, पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस पे फोकस कैसे रहेगा, सरकार क्या नई गाइडलाइंस लेके आ रही है, बता रहे हैं प्रकाश आपको। प्रकाश जी जरा बताइए। देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले कुछ समय से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए जो डोमेस्टिक गैस एलोकेशन है उसमें लगातार कटौती हो रही है। करीब करीब 20% तक की कटौती अभी तक की जा चुकी है। लिहाजा इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मुश्किल दौर है, खासकर जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो मार्जिन है, वो इसको बनाए रखने के लिहाज से ऑयल मिनिस्ट्री ने दरअसल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को जो डोमेस्टिक गैस की सप्लाई होती है उसकी जो पॉलिसी है उसकी समीक्षा की है, और जो नया गाइडलाइंस जारी किया गया है उसके हिसाब से अब जो प्राथमिकता है वो पीएनजी सेगमेंट को दिया जा रहा है। अगर आप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के तहत देखें, यानी कि सीएनजी सेगमेंट के बजाय जो गैस एलोकेशन है, डोमेस्टिक गैस का एलोकेशन है, वो पीएनजी डोमेस्टिक सेगमेंट के लिए ज़्यादा है और उसको प्राथमिकता दी जा रही है। जो न्यू गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो सप्लाई है वो पीएनजी डोमेस्टिक सेगमेंट को प्रीवियस क्वार्टर के कंजम्पशन की तुलना में अगर देखें तो इसको बढ़ाकर करीब 105% कर दिया गया है, जबकि जो अवेलेबल बैलेंस्ड गैस होगा, यानी कि 105% सप्लाई करने के बाद जो अवेलेबल बैलेंस्ड गैस है वो सीएनजी सेगमेंट को सप्लाई किया जाएगा। ये रिवाइज्ड गाइडलाइंस है। इस मेथडोलॉजी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो दरअसल इसका रेफरेंस पीरियड भी है, जिसमें जो कि एवरेज पहले 6 मंथ्स था उसको घटाकर एवरेज 3 मंथ्स कर दिया गया है, ताकि जो एक्चुअल कंजम्पशन का डेटा है वो गवर्नमेंट को मिले और उसी हिसाब से जो डोमेस्टिक गैस है उसकी सप्लाई की जाए। मकसद ये है कि जो डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है पीएनजी की उसको पूरी की जाए, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल प्राइस वोलेटिलिटी है उससे भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो डोमेस्टिक गैस की सप्लाई की जा रही है सीजीडी सेक्टर को, उसमें पीएनजी सेगमेंट को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, पीएनजी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। बस गैस में थोड़ा सा ही फ़र्क है। पीएनजी टिपिकल इस्तेमाल होती है कमर्शियल्स में और सीएनजी टिपिकल इस्तेमाल होती है डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स वगैरह के अंदर। तो ये एक छोटा सा ही फ़र्क है, इसके अलावा और भी फ़र्क होते होंगे, मैं इसका ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट पीएनजी ज़्यादातर कंपनीज ये भी सप्लाई करती हैं, आईजीएल एमजीएल ये पीएनजी भी सप्लाई करती हैं घरों में और काफ़ी हद तक कमर्शियल जगहों पर इनकी सप्लाई तो है ही। ठीक है, तो एक बार ज़रा चेक करवा लेते हैं रोहन मेहता से कि ये खबर की इंपॉर्टेंस कितनी है। रोहन भाई देखिए, गैस का अपना क्लासिफिकेशन भी है, पीएनजी की इंपॉर्टेंस है, उसमें शायद गवर्नमेंट को मार्जिन्स भी ज़्यादा आते होंगे। मैं इस पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना चाहता। मेरे को ये बताइए कि अगर ये पीएनजी वाला सेगमेंट को बढ़ाया जाता है, सरकार इसको ज़्यादा प्राथमिकता, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, तो किस कंपनी को बेनिफिट और कितना हो सकता है? इतना डिटेल में स्टडी नहीं कर रहा है, बिकॉज 3-4 साल से स्पेस में कुछ हुआ नहीं है, पर 100% ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जरूरी था कि एक चेंज आना चाहिए था। और हमारे हिसाब से आईजीएल और गुजरात गैस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, जो अगर ये कुछ आता है तो। पर अभी के हिसाब से अभी भी बहुत डाइल्यूटेड है ये पॉइंट टू डिस्कस करना कि ये बहुत तुरंत प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। सो विल वेट फॉर द टाइम, बट आईजीएल और गुजरात गैस विल बी द टॉपिक। ये जो मैंने पेट्रोलियम नेचुरल गैस गलती से बोल दिया, एक्चुअली वो पाइप्ड नेचुरल गैस है। तो ये पीएनजी का मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस। इसके येलो आप देखते होंगे पाइप से आते रहते हैं घरों में, आपकी गैस पे जो सप्लाई होती है वो एक्चुअली में पीएनजी ही होती है। और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो आपकी गाड़ियों में भरी जाती है।
तो सरकार शायद गैस वाले एलोकेशन में ये अच्छा काम करे। ये पाइप्ड नेचुरल गैस अब आपको अर्बन एरिया में नहीं बल्कि टायर 2 टायर 3 में भी पहुँचे। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि IGL का, MGL का, गुजरात गैस का, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो खुद सर आपको बता रहे हैं कि IGL एक अच्छी कॉल हो सकती है, जो रोहन मेहता ने आपको बताया है। रिकवरी जरूर आई है 2 दिनों की कमजोरी के बाद, लेकिन ज्यादा एक्शन बाजार में दिखा नहीं है। 300 अंकों पर निफ्टी बैंक है और निफ्टी की बात करें तो करीब करीब 100 अंकों के आसपास की तेजी फिलहाल दिख रही है। आज सपोर्ट मिला है रिलायंस से, ICICI बैंक से, L&T के शेयर से और HDFC बैंक से सहारा बस इतना रहा है कि कोई डैमेज नहीं किया है। हल्की सी तेजी HDFC बैंक के शेयर में दिख रही है। बामुश्किल 0.25% के आसपास की मजबूती होगी इस वक्त। चलिए 3:17 हो गए हैं और ये समझ लेते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। उसके बाद कुछ और शेयरों पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। शुरुआत राजेश जी आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके BTST या फिर STBT के सौदे कौन से हैं आज के लिए? तो अभिषेक जी, BTST में स्टॉक पसंद आ रहा है ICICI जनरल इंश्योरेंस। ये स्टॉक भी इंश्योरेंस क्षेत्र से है और हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम बढ़ते हुए दिख सकता है। कल के सेशन में भी 1920 1930 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1860 के आसपास। और हमें लगता है जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे बाय किया जा सकता है वो अगेन बायोकॉन यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। फार्मा स्पेस से बायोकॉन में जिस तरीके का सेटअप है, हमें लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस स्विंग हाई को आज ये पेनिट्रेट करके उसके ऊपर क्लोज होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे फॉलो अप बाइंग एक्शन देखने को मिल सकती है। 390 टू 395 के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 376 के आसपास। 376 का स्टॉप लॉस, 398 रुपए का टारगेट हो गया बायोकॉन के लिए। अच्छी खबरें, अच्छी रिपोर्ट्स शेयर में जोश भर रही और चलेगा ऐसा भरोसा है राजेश जी को। नीलेश जी आप बताइए, आपका कन्विक्शन कहां पर है? क्या BTST या फिर STBT आप रेकमेंड करेंगे? जी देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी बैलेंस अप्रोच रखने की सलाह है, जिस हिसाब से मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बनती हुई नजर आ रही है। दोनों ही साइड्स के मुंह हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले जो खरीदारी वाला ट्रेड है वो है मैक्स हेल्थ में। मैक्स हेल्थ में लगातार हमने स्ट्रेंथ देखी है। काउंटर एक सीरीज ऑफ हाई टर्न फॉर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम पे बता रहा है, बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ऊपरी स्तर पर 1240 तक की अपसाइड में आती हुई नजर आ रही है। 1178 के छोटे से स्टॉप लॉस से मैक्स हेल्थ को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट का आइडिया हमारे वो से रेकमेंड हम कर रहे हैं वो है ट्रेंड में। ट्रेंड में आज के सेशन में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी आता हुआ नजर आ रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स पर एक सेल क्रॉस हो रहा है। यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हमें लोअर साइड में देखने को मिल सकता है। 6700 6620 तक की डाउन साइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 6990 6990 के स्टॉप लॉस से ट्रेंड के फीचर्स को शॉर्ट करके चल सकते हैं। 6750 6700 और उसके नीचे तक के भी लेवल हमें ट्रेंड में देखने को मिल सकते हैं। 700 6620 ये टारगेट होंगे ट्रेंड के लिए। आपको शॉर्ट करना है 6990 के स्टॉप लॉस के साथ। और मैक्स हेल्थ है बाय। हम हॉस्पिटल स्टॉक्स में देख रहे हैं कि वहां पर तेजी है। अब ये नए वायरस का असर आप कह लीजिए, सेंटिमेंट का असर कह लीजिए, सर्दियों का मौसम भी है, वैसे भी थोड़ी सी उनके लिए ठीक मौसम होता ही है। हॉस्पिटल स्टॉक्स में हम रौनक देख रहे हैं। मैक्स हेल्थ के लिए 1240 रुपए के टारगेट के साथ आपको इसमें लॉन्ग करने की सलाह है। एक स्पेस जो हमने पिछले महीने काफी बजिंग देखा वो था QSR कंपनीज का, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स का। और आज हम देख रहे हैं कि जोमेटो के शेयर में गिरावट आ रही है। 4% के आसपास ये शेयर टूटा हुआ है। ब्रोकरेज थोड़े से बेरिश साउंड कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है और क्या कुछ डिटेल्स हैं इसको लेकर, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए, जोमेटो को लेकर आपकी रिसर्च क्या कह रही है और ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं यहाँ से? जी बिल्कुल, जोमेटो की बात करें तो जेफरीज की रिपोर्ट आई है और इन्होंने जो है खरीदारी की रेटिंग से जो है डाउनग्रेड कर दिया है। अब इसको होल्ड के रेटिंग पे ले आए हैं। लक्ष्य देखा जाए तो उसको 335 का लक्ष्य था, उसको घटाकर 275 रुपये कर दिया गया है। अगर वित्त साल 2026 या 27 की बात करें तो कंसोलिडेटेड एबिडा का अनुमान भी देखा जाए तो 12 से लेकर 15% तक घटा दिया गया है। और
याद रखिए जो कंपटीशन बढ़ी है खास करके क्विक कॉमर्स स्पेस में, उसके कारण जो है चिंता दिख रही है। अब बात करें शेयर की चाल के बारे में तो पिछले 5 दिन में जो है लगभग 10% की गिरावट आई है। आज भी सेलिंग हो रही है, रिकॉर्ड ऊंचाई से 17% गिर चुका है जोमेटो, और वही एक महीने की चाल में 15% डाउनटिक देखने मिली है। क्विक कॉमर्स में लेकिन कंपटीशन आ रहा है, तो इसके कारण जो रीज़न देखने मिल रहे हैं। अब याद रखिए बाकी कंपनियां भी जो है अपनी डार्क स्टोर नेटवर्क को एक्सपैंड कर रही है, ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न हो रहा है। इसके अलावा जो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे बड़े दिग्गज इंटीग्रेटेड प्लेयर्स ये भी क्विक कॉमर्स में आ रहे हैं, तो कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और जब कंपटीशन बढ़ता है तो कुछ अहम ट्रिगर्स भी आते हैं, और वो 3 कंपनीज हैं या कॉर्पोरेशन है जिस पे नज़र रहेगी। फ्लिपकार्ट मिनट्स जो है अक्टूबर 2024 में उन्होंने अपनी सर्विस ऑलरेडी शुरू कर दी। वही रिलायंस की बात करें तो उनकी क्विक कॉमर्स में अब तीसरी एंट्री होने वाली है, तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। अमेजॉन इंडिया की जो अमेजॉन तेज़ करके जो है इनकी बिजनेस सेगमेंट है, वहाँ पे जो है क्विक कॉमर्स की जो है अनाउंसमेंट आ सकती है, रिपोर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि अलग अलग लेवल पे जो है डिस्काउंटिंग देखने मिलती है, और जितना ज़्यादा डिस्काउंट आता है उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रेशर देखने मिलता है। जेप्टो की सुपर सेवर पैकेज में 22% का डिस्काउंट मिल रहा है। वही फ्लिपकार्ट मिनट्स और डीमार्ट रेडी इनमें भी देखें तो 21 से लेके 22% का डिस्काउंट मिल रहा है। वही अगर लोअर डिस्काउंट लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे ब्लिंकिट जो जोमेटो की है वहाँ पे सिर्फ 15% का डिस्काउंट दिख रहा है। जेप्टो एज अ होल 15%, और बिग बास्केट जो है सिंगल डिजिट पे आ चुका है, 9% के डिस्काउंट पे आ रहा है। यानी कि इंडस्ट्री में आपको डिस्काउंट देखने मिल रहा है। लेकिन डिस्काउंट्स के अलावा बहुत फंडिंग भी एक साथ आ रही है, और सिर्फ जोमेटो को ही नहीं फंडिंग किया जा रहा है QIP के जरिए, बट उनके जो पीयर्स हैं वहाँ पे भी फंडिंग देखने मिल रही है। स्विगी जो फ्रेश इशू हुई थी IPO के जरिए, यहाँ पे लगभग $0.5 बिलियन की कैपिटल रेज हुई है। ये फ्रेश इशू का ही अमाउंट मैंने लिया है। QIP हाल ही में हुई थी 8,500 करोड़ की, लगभग $1 बिलियन की। और जेप्टो जो है नज़र में है, लगभग $1.35 बिलियन की फंड रेज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं क्विक कॉमर्स में कंपटीशन बढ़ रहा है, फंडिंग बढ़ रही है, तो उसके कारण जो है ब्रोकिंग हाउसेस थोड़ा चिंता जना रहे हैं कि आगे जाते हुए शायद इनकी क्विक कॉमर्स बिजनेस में जो है ओवरऑल थोड़ी सी डी ग्रोथ देखने मिल सकती है या स्लो हो सकती है। तो इसके कारण जो आज जोमेटो में भी थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ रही है, और दिन के ट्रेड में देखें तो स्टॉक में गिरावट भी आया है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो कंपटीशन के चलते कहीं न कहीं मुनाफिक हुए पर असर पड़ने की आशंका जता रहे हैं ब्रोकरेजेस, और उसके चलते जोमेटो के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि 5% के आसपास की गिरावट है। हालांकि कमाई काफ़ी कराई है जोमेटो के शेयर ने पिछले साल में, और अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो शेयर करीब करीब 6 गुना हुआ है। 50 रुपए के नीचे का भाव हो गया था, गिरते गिरते वहां से 300 रुपए के ऊपर भी निकला था। रोहन जी, 300 वाला शेयर 250 का है, इसको मौका समझे या फिर जो ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ रहा है वो चिंता की बात है, आपको भी ये लगता है? कंपटीशन बढ़ रहा है, और हमको भूलना नहीं चाहिए कि ये सब 300-400 टाइम्स के पी पे अवेलेबल है। यहाँ से अगर कंपनी ने 5 to 7 टाइम्स प्रॉफिट किया तो एक नेचुरल पी पे आएगा, जो बहुत बहुत टफ है। और ये पूरा कंपटीशन गेम है, और कोई भी एक नया स्टार्टअप आके उसको कॉम्पीट कर सकता है। स्पेसिफिकली आई बिलीव दैट जोमेटो और स्विगी डिओपोली ठीक है, वहां पे कोई स्पेस में आना बहुत टफ है जो फूड डिलीवरी बिजनेसेस है। पर अगर ये जो फास्ट डिलीवरी बिजनेस है वहां पे बहुत बड़ी कंपटीशन आएगी, जो अमेजोन, डीमार्ट सब जगह पे सब ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी कोर बिजनेस। तो यहाँ पे हमको ये वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, और हम देख रहे हैं कि एक वीक क्वार्टर खराब आएगा तो वी कैन सी अ 20-30% डाउनफॉल, जो हमने डीमार्ट में देखा। सो ऑन दैट टर्म्स वी फील दैट इट इज नॉट अ ग्रेट पॉइंट ऑफ बाइंग एनी ऑफ द क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और डिलीवरी बिजनेस। ये भी अच्छा, डीमार्ट का भी नाम लिया, और डीमार्ट इस वक्त दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है, लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी। आज वैसे शुरुआत कोई ज़्यादा कमजोर हुई नहीं थी, लेकिन इस वक्त डे लो पर है, 3% के आसपास की गिरावट है। राजेश जी, एक क्विक टेक आपसे डीमार्ट पर जाना चाहेंगे, क्या और आपको इसमें कमजोरी गहराती हुई दिख रही है शेयर में? देखिए स्टॉक में एक अच्छा बाउंस देखने को मिला था। हमने देखा कि स्टॉक ऑलमोस्ट 4,100-200 की रेंज के आसपास तक गया, और वहां से अब वापस से इसमें करेक्शन बनते हुए दिखा। स्टॉक में अभी भी अगर हम देखें नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, स्टॉक हो सकता है वापस अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करता हुआ दिखे, जो कि करीब 3750, वहां पे इसको एक बार रिव्यू करना चाहिए। अगर ये 3750 के लेवल को होल्ड आउट करता है इस करेक्शन में, तो वहां से वापस से
पुल बैक बनते हुए दिख सकता है। अगेन ऑन द हायर साइड 4000 इसके लिए मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है नियर टर्म चार्ट पे। अगर वो लेवल को वापस सरपास करने में कामयाब होता है तो स्टॉक में फर्दर रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 4200 और 4300 तक की तेजी आते हुए दिख सकती है। बट टाइम बिंग हमें लगता है 3750 के स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए अगर किसी ने ऑलरेडी बाय किया हुआ है लोअर साइड पे। तो 1750 के स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लिए। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, 2.5 मिनट के आसपास का समय रह गया है और निफ्टी 80 अंकों की कमजोरी बढ़त दिखा रहा है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंकों की मजबूती है। अच्छी चीज़ आज ये रही कि स्मॉल कैप का मिड कैप का भी सपोर्ट रहा है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बेहतर रहा। 1940 शेयर मजबूत हैं और 700 शेयर आज कमजोरी के साथ बंद करने जा रहे हैं। इंडिया विक्स में 6% के आसपास की गिरावट और एनर्जी, इंश्योरेंस, चुनिंदा बैंकिंग अगर हम आईसीआईसीआई बैंक को उसमें इंक्लूड करें तो इनसे सपोर्ट मिला है। लेकिन आईटी शेयरों से आज हमें निराशा हासिल हुई है। टीसीएस 1.5% नीचे। इसके अलावा अगर ऑटो शेयरों की बात करें, ऑटो में हीरो मोटो में कमजोरी रही है 1% के आसपास की और मारुति सुजुकी की बात करें तो वहां पर भी 1% के आधे % के आसपास के कट हमने देखे हैं। खबरों का जहां पर एक्शन रहा वहां पर स्टॉक खूब चले हैं। बाइकॉन में 6.5% के आसपास की तेजी, इसके अलावा एनसीसी में हमने 5% के आसपास की तेजी। लेकिन डिब्बे एक रेंज में ही बाजार ने निकाल दिया। कोई हमने ज्यादा, अगर हम शुरुआती 1-1.5 घंटे की बात करें तो पूरे रेंज का बाजार रहा है। 80 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी में फिलहाल दिख रही है। मैं बोलूंगा आज तो अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। मार्केट ने अपॉर्चुनिटी लॉस्ट किया। मार्केट चाहता तो बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर सकता था। कम से कम 50% की रिट्रेसमेंट आज में होनी चाहिए थी। जब आपको पता है कि ये वायरस अभी मैटर नहीं है, देश के हेल्थ मिनिस्टर ने बोल दिया, आपको मार्केट वेटरन्स बता रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी मार्केट का ये बुलिश स्टांस नहीं रहा। स्टांस ऐसा है कि बस किसी तरह से बचा लो, ये सेकंड एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। आज थोड़ा डरने वाला, घबराने वाला मार्केट ज़्यादा दिखा। आज कन्विक्शन की साफ कमी दिख रही है। आज साफ समझ में आ रहा है मार्केट के डाटा को समझ के देख के कि अभी कन्विक्शन लौटने में बाजार को समय लगेगा। कुछ अच्छी न्यूज़ की बैक टू बैक कंसोलिडेशन न्यूज़ चाहिए। सिर्फ बात अब HMP वीज़ा पे, उस पर वायरस पे नहीं रहेगी, बल्कि इसके अलावा भी कुछ और मार्केट को समझ में आता है, वो सब चाहिए। इसमें मैं बोलूँगा FIs की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। FIs को वापस मार्केट में बहुत जल्दी से एग्रेसिवली आना होगा और इस जगह से वो बाहर निकालें, नहीं तो ये जगह थोड़ी नाजुक जोन है। यहाँ से अगर आप फिसले ना तब फिसलते जाओगे, क्योंकि मार्केट ने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने 200 दिनों का एवरेज तोड़ा हुआ है। अगर एवरेज बचा हुआ होता ना तो मैं बोलता 10 दिन निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी आप 10 दिन निकालने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि आप ऑलरेडी 200 दिनों के डेमा के नीचे हो। अगर ये ज़्यादा दिन रह गया तो ये प्रॉब्लम सीवियर प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए कल और परसों में मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखाने की बहुत सख्त ज़रूरत है और आज के पुल बैक्स में बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं हूँ। और मोटा मोटी आपने सब बता ही दिया कि शेयर आज कौन कौन से चले हैं। तो आज के जो सुपरस्टार थे वो था बायकॉन, इंडिया मार्ट और BSE, NSE, NCC माफ़ कीजिए, और साइंट। ये सुबह भी हमने डिस्कस किया था शेयर। और जो आज के लूजर्स रहे उसमें जोमेटो को दिक्कत हुई। आज कल्याण ज्वेलर्स भी थोड़ा बहुत टूटा। PVR, INX और महानगर गैस जैसे शेयर भी कमज़ोर बन हुए। एडवांस डिक्लाइन की रेशो ठीक है। इंडिया विक्स भी टूटा, यहाँ तक भी बात सारी ठीक है। लेकिन फिर भी जो एक कन्विक्शन चाहिए थी, वो फोर्स चाहिए थी, वो आपको आज ऑप्शंस शेयर में नहीं दिखी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आज पुटें तो टूटी हैं लेकिन कॉलें बढ़ी नहीं हैं। ये बताता है एग्रेशन की कमी। और आप आज थोड़ा फील करते रहे कि बस किसी तरह से लेवल को मैं बचा दूं, और वो भी बहुत अच्छे लेवल से नहीं बचाया आपने। ठीक, देखते हैं अब क्या होता है। नीलेश जैन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका। राजेश भाई आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रोहन सर आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। 1 से 2 दिन का मोहलत और ले रहे हैं मार्केट के अंदर, देखते हैं और क्या होता है। उसके बाद शायद कुछ और ट्रेड मार्केट के अंदर आपको बेहतर तरीके से मिल जाए। नमस्कार।